चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4। हमने पिछले 2 वीडियोस में एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कंप्लीट किया था 2 अलग अलग पार्ट्स में, दैट वाज रेफ्रिजरेशन एंड ट्यूबिंग ऑपरेशन। दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ऑफ योर थर्मल इंजीनियरिंग 2। एक्सपेरिमेंट का एम है परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन एन आईसी इंजन। सो व्हाट इज़ योर आईसी इंजन? ऑब्वियसली आप लोग सब जो आपका फर्स्ट यूनिट है पूरा आईसी इंजन का ही है। तो आईसी इंजन क्या है, किस तरह से काम करता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक वो सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आप उसके ऊपर एक टेस्ट करोगे, परफॉर्मेंस टेस्ट। जो अलग अलग पैरामीटर्स आपने उसमें पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेक पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं विच डिफाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन की वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। सो वो उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, इंजन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम उसके ऊपर एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट में बेसिकली हम करते क्या हैं, सिर्फ इंजन को स्टार्ट करना है, कुछ पैरामीटर्स को मेजर करना है, ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं लाइक ब्रेक पावर और वो सब कुछ मेजर करना है, फ्यूल कंजम्पशन मेजर करना है और उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो पूरा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बेसिकली इसी पे फोकस करता है कि आपका एफिशिएंसी इंजन की क्या है, ब्रेक पावर क्या है और फ्यूल कंजम्पशन क्या है। तो चलिए अब देखते हैं एक बार वन बाय वन कि इनको करते कैसे हैं। बेसिकली एम इज परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ एन इंजन। ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमाइन ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन। नाउ व्हाट इज ब्रेक पावर? ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर दोनों टर्म्स आपने सुनी होगी, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जब इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा है सिलेंडर के अंदर और फ्यूल बर्न होने के बाद पिस्टन के ऊपर जो वर्क कर रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली जो अपन को पावर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। फॉर एग्जांपल वहाँ पर 100 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर? सिलेंडर के अंदर। बट वो 100 किलोवाट पावर हमें व्हील के ऊपर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में है, वो कनेक्टेड है क्रैंकशाफ्ट के थ्रू शाफ्ट के साथ, और शाफ्ट से फिर गियर बॉक्स से फिर आएगा अपना व्हील पे पावर। तो ये जो पूरी चेन है वहाँ पर आपका फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे नेचुरली, क्योंकि सारे फ्रिक्शनल कंपोनेंट्स हैं। गियर ले लो, गियर बॉक्स ले लो, क्लच ले लो। तो ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स है जहाँ से आपका पावर जो पिस्टन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से प्रोड्यूस होके व्हील तक पहुँचने में कुछ लॉसेस होते हैं। दोज आर लॉसेस आर फॉर फ्रिक्शनल पावर लॉसेस यू कैन से। सो इस वजह से जो हमें फाइनली इवेंचुअली व्हील के ऊपर जो पावर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड दिस ब्रेक पावर। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेक पावर की ब्रेक पावर क्या होता है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। अब जब फाइनली हमें ब्रेक पावर ही कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? जब व्हील पे हमें जो पावर मिलता है दैट इज़ आर ब्रेक पावर, तो हम सीधा व्हील के ऊपर लगाते हैं एक डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर क्या होता है हम आगे देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से पावर को मेजर करता है। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। दिस ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज नथिंग बट द माइलेज ऑफ इंजन, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पावर। जनरली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं डेली रूटीन लाइफ में वो हम माइलेज के बेसिस पे फ्यूल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। बट जब हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं इंजन से किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल चलाने के लिए, तो देन वी कैलकुलेट ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इट मीन्स कि आपका फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना फ्यूल बर्न होता है, दैट विल गिव यू ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कि आप 1 किलोवाट ब्रेक पावर के लिए कितना फ्यूल आप कंज्यूम कर रहे हो। सो यू कैन से क्लियरली दैट दिस इज नथिंग बट द माइलेज ऑफ एन इंजन, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रेक पावर rather than the distance which we are measuring in general and routine life. Next could be indicated specific fuel consumption, जो हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। बट what would be the indicated specific fuel consumption? जस्ट लाइक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, आप कौन सा पावर, ब्रेक पावर की जगह कौन सा पावर आ जाएगा? इंडिकेटेड पावर। सो इंडिकेटेड पावर के बेसिस पे आप अगर आपका फ्यूल कंजम्पशन मेजर करते हो तो दैट विल गिव यू योर इंडिकेटेड फ्यूल कंजम्पशन। बट जो आपका इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट रियली यूजफुल, क्योंकि इंडिकेटेड पावर सिर्फ एक हमारा थियोरेटिकल पावर है
जो हम सिर्फ समझने के लिए स्टडी कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली हमें जो पावर मिलता है दैट इज़ ओनली ब्रेक पावर, जो हम डेली लाइफ में बात करते हैं जिसके बारे में कि कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन. इंडिकेटेड पावर इज अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल पावर ओनली, नॉट अ प्रैक्टिकल पावर. So indicated specific fuel consumption is of practically of no use. You can say that. Next we'll determine the brake thermal efficiency of engine. Now what will be the brake thermal efficiency? Brake thermal efficiency मतलब the efficiency of engine on the basis of brake power. Efficiency is nothing but output upon input. Input is obviously the fuel into calorific value, जो उसकी heat होगी fuel में. So output will be brake power. So we will put brake power as output upon input as fuel consumption into calorific value. That will give us brake thermal efficiency of engine. What can be the other efficiency? Indicated thermal efficiency of engine. Now if we say indicated thermal efficiency, output upon input में हम output में क्या रख देंगे? Indicated power, which is theoretical power. So again this indicated thermal efficiency will not be of practical use, but it is a part of our study because as an engineer we should know such things. Next, find frictional power by Williams-Line method. Now what is this Williams-Line method? We will see when we will do the calculation part. Maybe that will be covered in the next video of experiment number 4. So basically difference of indicated power and brake power will give you friction power. क्योंकि जो इंडिकेटेड पावर पिस्टन पे प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा का पूरा अगर पहुंच नहीं रहा है व्हील के ऊपर तो लॉसेस कहाँ हो रहे हैं? फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं. सो इंडिकेटेड पावर फॉर एग्जांपल 100 था, फ्रिक्शनल लॉसेस हुए फॉर एग्जांपल 20, तो आपको व्हील के ऊपर पावर मिल गया कितना? 80. सो 100 माइनस 80 इज 20. नेचुरली द डिफरेंस ऑफ इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर विल गिव यू द फ्रिक्शनल पावर. दिस इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन. और विलियम्स लाइन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, द पार्ट 2 ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 4. एंड डिटरमाइन द एनर्जी बैलेंस. नाउ व्हाट इज एनर्जी बैलेंस? एनर्जी बैलेंस मतलब कितनी हीट आपने फ्यूल में ली. फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना हीट जनरेट हो रहा है, और फिर वो हीट जो है अलग अलग जगह पे कंट्रीब्यूट करता है. फॉर एग्जांपल जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं अपने साइलेंसर से, वहाँ पर कुछ हीट लॉस हो रहा है. इंजन गर्म हो जाता है तो वो इंजन एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करेगा ऑब्वियसली. सो वहाँ पर भी कुछ हीट लॉसेस हो रहे हैं, और जो हीट जनरेट हुई है उसका कुछ प्रोपोर्शन आपका पावर में कन्वर्ट होकर आपके व्हील के ऊपर आपको मिला है. अगर इंजन के लिए कूलिंग लगाया हुआ है, कूलेंट होते हैं इंजन में, आपको पता होगा, जैसे कार में हम कूलेंट चेंज करवाते हैं पर ईयर या एनुअली हम कूलेंट्स चेंज करवाते हैं. सो वो सब कुछ करो. अगर कूलेंट भी है तो वो कूलेंट में भी कुछ हीट लॉसेस होंगे जो इंजन को ठंडा रखने के लिए होते हैं. सो जो एनर्जी निकलती है फ्यूल से वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाती है. तो एनर्जी बैलेंस हमें ढूंढना है. बट बेसिकली ये जो आपका एनर्जी बैलेंस है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का पार्ट नहीं है. उसके लिए आपको आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, वो भी मैं ही लेने वाला हूँ. दैट विल बी द हीट बैलेंस शीट. जो हीट बैलेंस शीट होगी उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट कहाँ पर जा रही है, किस तरह से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे इंजन को चलाने में, कितनी कूलिंग में जा रही है, कूलिंग में लॉस हो रहा है, कितना एग्जॉस्ट में लॉस हो रहा है, कितने हीट का पावर जनरेट हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 5. यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है, बट दिस विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 5. सो ये सब चीज़ें हमें करनी है. अब किस तरह से करनी है वो देखेंगे. इक्विपमेंट मटेरियल्स, आईसी इंजन विद ब्रेक पावर, रोप डायनोमीटर. एज आई सेड रोप डायनोमीटर. सो ये रोप डायनोमीटर आपका यूज़ होता है आपका इंजन के ऊपर जो व्हील है वहाँ पर आपको कितना पावर मिल रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए. उसके लिए हम देख लेते हैं एक एनिमेशन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा वो किस तरह से काम करता है. सो दिस इज़ द व्हील फॉर एग्जाम्पल, और फ्लाई व्हील यू कैन से कि जहाँ पे आपको पावर मिल रहा है. नॉट रियली अ फ्लाई व्हील, वहाँ पे हम इसको रोप को उसके अराउंड ऐसे सर्कुलेट कर देते हैं. जहाँ पर ये रोप यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से पूरा सर्कुलेट हुआ और दूसरा एंड यहाँ पे निकला. अगेन आई एम रिपीटिंग द मोशन ऑफ कर्सर. सी केयरफुली. यहाँ पर अटैच्ड है एक एंड, यहाँ से रोप स्टार्ट हो रहा है, पूरे व्हील पे रोटेट होके फिर दूसरा एंड यहाँ पे निकल रहा है वापस, और यहाँ पे डेड वेट रखा हुआ. ये डेड वेट है, इसका काम क्या है? सिर्फ इसको टेंशन में रखना. टेंशन में रखना मतलब इसमें फोर्स लगाए रखना ताकि
ये व्हील और जो रोप है वो दोनों कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करें। और ये जो एंड है यहाँ पर है आपका स्प्रिंग बैलेंस। सो नाउ एज यू कैन सी, अगर ये व्हील रोटेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज यू कैन सी, तो ये किसको फोर्स करेगा, एक एंड जो यहाँ पे कनेक्टेड है ऊपर की तरफ, उसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। फिर से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में है। तो और ये फ्रिक्शनल लाइनिंग भी होती है व्हील के अंदर, जहाँ पे रोप बिल्कुल ग्रिप हो जाता है, इट कैन नॉट स्लिप ईजिली। तो ये जो रोप है वो नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर नीचे की तरफ खींच रहा है तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, स्प्रिंग बैलेंस। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपका रीडिंग चेंज करेगा और आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, कहाँ पर, इस रोप के अंदर, उसको नीचे खींचने के लिए कितना न्यूटन फोर्स ये व्हील रोटेट करके एफर्ट लगा रहा है। जितना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगा इंजन में उतना ही ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगेगा। सो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो आपको सीधा आपको रीडिंग दे देगा कि कितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। सो दिस विल इंडिकेट कि आपका कितना फोर्स है व्हील के ऊपर। जैसे कि इसमें दिखा रहा है एनिमेशन में, ये रीडिंग चेंज हुआ और आपको फाइनली रीडिंग मिल जाएगा कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। नाउ वी हैव दैट फोर्स, तो फोर्स मिल गया। तो फिर फोर्स की इनटू रेडियस, दैट विल बी टॉर्क। टेंजेंशियल फोर्स हमें मिल गया व्हील के ऊपर, और उस व्हील की जो रेडियस है उसको हम व्हील नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम ब्रेक ड्रम, क्योंकि जो ब्रेक ड्रम है उसका काम क्या है, रोप उसके ऊपर लगा हुआ है। इसमें एनिमेशन में ये जो आप ये जो देख रहे हैं ना सर्कल, ये रोप वाला सर्कल, दिस इज़ नथिंग बट द ब्रेक ड्रम, जिसके ऊपर स्लॉट बना हुआ होता है, जिसके अंदर आपका रोप इस तरह से राउंड किया हुआ होता है उसके अंदर। एक वीडियो में आपको और दिखा देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा, प्रैक्टिकल वीडियो है वो एक। ये 2 रीडिंग्स वाला है, बट आप अभी के लिए सिंपली इस कैलकुलेशन के लिए एक वाला समझिए जो मैंने आपको दिखाया था, उसको दिमाग में रखिए। इसमें आपको समझने वाली चीज़ है सिर्फ ये, दिस इज़ योर ब्रेक ड्रम। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है जिसमें रोप पूरा सर्कुलेट होके यहाँ पे कनेक्टेड है। जो अपना वाला केस था उसमें क्या था, ये जो दूसरा एंड है वो सीधा नीचे की तरफ लटका हुआ था और वहाँ पे एक डेड वेट लटकाया हुआ है। सो दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनोमीटर्स। मैं आपको सिर्फ ये सेटअप दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये जो सेटअप है उसको देख लीजिए, दिस इज़ ब्रेक ड्रम। रेड कलर का जो व्हील दिख रहा है वो है आपका ब्रेक ड्रम, और ये जो पाइप दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, इसका काम क्या है, जैसे ही ब्रेक लगेगी तो आपको ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये पूरा जो व्हील है दैट इज़ ब्रेक ड्रम गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा और हीट जनरेट होगी यहाँ पे। तो ये जो ब्लैक पाइप दिख रहा है ना, दिस इज़ नथिंग बट द कूलिंग वाटर। तो यहाँ पे पाइप में से पानी आएगा और व्हील ड्रम को ठंडा रखेगा, सो दैट एक्सेसिव हीट जनरेट ना हो जाए। सो दिस इज़ हाउ अ रोप डायनोमीटर इज़ सेटअप। सिर्फ आपको सेटअप समझना है। ये 2 डायल वाला है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग से होती है, बट अभी के लिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में यही देखते हैं जो हमने एनिमेशन में देखा था, सिंगल वेट वाला। डेड वेट कितना है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो हमने इसमें देखा था एनिमेशन में, इस डेड वेट का कोई भी कैलकुलेशन में पार्ट नहीं होता है। दिस डेड वेट इज़ ओनली टू कीप द रोप इन टेंशन, कि वो व्हील से बिल्कुल चिपक के रहे ताकि फ्रिक्शन बना रहे और वो स्लिप नहीं करे। तो ये डेड वेट की कैलकुलेशन से कुछ लेना देना, हमें सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग से मतलब है। सो नाउ लेट्स कम बैक हियर। सो ये रोप डायनोमीटर किस तरह से काम करता है, आपको टेंजेंशियल फोर्स मिल जाता है और फिर टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, दैट विल गिव यू द टॉर्क। तो आपको टॉर्क मिल गया, और टॉर्क मिल गया फिर क्या होगा, पावर की फॉर्मूला 2π/NT/60। तो इस तरह से आपको पावर भी मिल जाएगा। सो ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी होगी रीडिंग्स लेके, जो हम एक्चुअल प्रैक्टिकली जब कर पाएंगे तब की बात है। सो रेटेड ब्रेक पावर इज 3.71 किलोवाट। ये जो इंजन के स्पेसिफिकेशन है वो दिए हुए हैं। बोर डायमीटर, ना व्हाट इज बोर डायमीटर? बोर डायमीटर मतलब जो आपका पिस्टन है उसका डायमीटर, अंदर पिस्टन के इनसाइड डायमीटर की बात हुई, दैट इज बोर डायमीटर। और उसके नीचे जो है दैट इज स्ट्रोक लेंथ,
दैट इज़ द लेंथ ऑफ पिस्टन स्ट्रोक, जो पिस्टन का स्ट्रोक है दैट इज़ TDC टू BDC, टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। स्पीड दैट इज़ 1500 RPM, दिस इज़ अ रेटेड स्पीड, बट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम टैकोमीटर से मेजर भी करते हैं। सो नाउ ये तो हो गई अपना इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स की बात। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होगी? इक्विपमेंट्स के नाम बेसिकली सिर्फ एक रोप डायनोमीटर यूज़ होगा जिसमें जो आपको टेंजेंशियल फोर्स देगा और उससे आपको टॉर्क मिलेगा, और दूसरा यूज़ हो रहा है टैकोमीटर जो आपके इंजन की स्पीड मेजर करने के लिए होगा। दीज आर जस्ट रेटेड कि ये इंजन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं ये सारी चीज़ें हम उसके बाद कैलकुलेट करने वाले हैं। दिस इज जस्ट समथिंग रिपीटेड ओनली। नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर क्विकली। प्रोसीजर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे उसको। चेक द इंजन एसेसरीज फॉर द टेस्ट। ऑब्वियसली जो भी इंजन के एसेसरीज हैं, कनेक्टेड एसेसरीज में सब कुछ आ जाएगा, जैसे ब्रेक ड्रम का कूलिंग आ गया, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन के लिए जो पंप होगा वो आ गया, वो सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नेट लोड फॉर गिवन इंजन। जो हम लोड दे रहे हैं वो कैसे बढ़ेगा? जो इंजन के ऊपर जितना हम नीचे डेड वेट बढ़ाते जाएंगे उतना ऊपर स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन बढ़ेगा और उसकी वजह से पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे डेड वेट जो है उसको मेजर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है हमें, बट यहाँ पे जितना ज़्यादा डेड वेट हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, और फिर उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इंजन उतना ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ लाइक द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अ बाइक। अगर बाइक पे 3 लोग बैठे हैं तो ऑब्वियसली इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा ताकि वो स्पीड मेंटेन कर सके, और अगर बाइक पे सिर्फ एक जना बैठा है तो इंजन कम पावर प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। हम सिर्फ वेट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा और नेचुरली स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग भी हमें ज़्यादा मिलेगा। क्लियर? सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नेट लोड फॉर गिवन इंजन। तो आप लोड बढ़ाएंगे और कितना उसको दे रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस आपको कितना मिल रहा है वो आपको मेजर करना है। स्टार्ट द इंजन एंड ब्रिंग इट टू स्टडी रनिंग कंडीशन। इंजन स्टार्ट करने के बाद तुरंत आपको एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं करना होता है, बिकॉज इंजन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। अगर वो बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से तो पूरा का पूरा इंजन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। तो आप उसको एक बार स्टार्ट करोगे और फिर उसमें हीट जनरेट होना शुरू होगी, फ्यूल कंबशन होना शुरू होगा, एग्जॉस्ट सिस्टम, इनलेट सिस्टम, पूरे इंजन के हर तरफ सारे इक्विपमेंट्स एक बार एक टेम्परेचर बढ़ना सबका शुरू हुआ, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कूलिंग भी हो रही है और हीट जनरेट भी हो रही है, बट एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा कि उस टेम्परेचर से ज़्यादा इंजन का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि उसके अंदर जो कूलेंट हम ऐड किए हुए हैं, कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसका एक टेम्परेचर पर्टिकुलर मेंटेन करके रखेंगी जिससे ऊपर बिल्कुल भी टेम्परेचर ना जाए। तो इंजन स्टार्ट करके उसको एटलीस्ट थोड़ी सी देर आपको रनिंग कंडीशन में छोड़ना चाहिए, आइडल रनिंग कंडीशन में विदाउट वेट, जब आप टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं, सो दैट पूरा इंजन एक बार हीटअप हो जाए और उसके नॉर्मल रनिंग स्टेट में आ जाए जिसके ऊपर उसको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप शुरू कर रहे हो तुरंत रीडिंग्स, तो कूलिंग वाटर आपने इनलेट दिया 27 पे और आपका एग्जिट होगा फॉर एग्जांपल 28 पे, क्यों? क्योंकि इंजन पूरा अभी गर्म ही नहीं हुआ है, तो आप हीट बैलेंस शीट कैसे बना सकते हो अच्छे से? सो एक बार इंजन को थोड़ा सा चलने दो, पूरा इंजन गर्म हो जाए, नॉर्मल स्टेट में स्मूथली चलने लग जाए, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे तो ही आपके रीडिंग्स एक्यूरेट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, लोड द इंजन बाय पुटिंग वेट्स ऑन पैन एंड रोप एंड। जो ऐसे मैंने कहा था कि आप वेट बढ़ाते जाओ तो ऑब्वियसली आपका टेंशन बढ़ेगा, स्प्रिंग रीडिंग भी बढ़ेगा, स्प्रिंग जो बैलेंस है ऊपर जो लगा रखा होता है वहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी। तो अलाउ द इंजन टू रन एट स्टेडी कंडीशन आफ्टर लोड। लोड देने के बाद भी फॉर एग्जांपल आइडल चल रहा था तो एक टेम्परेचर था उसका, फॉर एग्जांपल 100 के आसपास पहुँच गया बॉडी का टेम्परेचर, वी आर जस्ट टेकिंग ए रैंडम टेम्परेचर। फिर आपने जैसे ही लोड बढ़ाया तो लोड बढ़ाने के बाद इंजन क्या करेगा? ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा पावर कैसे प्रोड्यूस करेगा? ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करके। तो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा वो, तो ऑब्वियसली इंजन में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो टेम्परेचर और भी थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं। माइनरली ही बढ़ेगा बट टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा, दैट विल बी वेरी माइनर, बट आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स
कि लोड को देने के बाद उसको थोड़ी देर स्टेडी कंडीशन में लोड पे चलने दो, जो भी एक्स्ट्रा लोड आपने दिया उस पर थोड़ी सी देर चलने दो, एंड देन अगेन टेक योर रीडिंग्स. नोट डाउन वैल्यूज ऑफ एक्चुअल लोड इन पैन, रोप एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स. जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उसका रीडिंग ले लो. नोट डाउन द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इन डिफाइंड टाइम फॉर 35 मिनट्स. दिस कैन बी एनी टाइम. ये 35 मिनट सैम्पल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मेंशन किया है, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी. आप 5 मिनट के लिए भी कर सकते हो, 2 मिनट के लिए भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. और उसी ड्यूरेशन में आपको फ्यूल कंजम्पशन मेजर करना है कि कितना फ्यूल इंजन में से कंज्यूम हुआ है. क्लियर? सो आप उतने ही टाइम में फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ वो भी देख लो, पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो देख लो, और ऑब्वियसली आउटपुट अपॉन इनपुट, पावर प्रोड्यूस्ड अपॉन इनपुट इज व्हाट फ्यूल कंज्यूम्ड इनटू कैलोरीफिक वैल्यू. तो आपको सीधा मिल जाएगी एफिशिएंसी. कलेक्ट कूलिंग वाटर इन मेजरिंग टैंक फॉर द अबव पीरियड एंड मेजर इट्स क्वांटिटी. जो कूलिंग वाटर है वो भी उसी ही ड्यूरेशन में आपको देखना है कि कितना कूलिंग वाटर आपको चाहिए. मास फ्लो रेट ऑफ वाटर मिलेगा, उससे आपकी हीट बैलेंस शीट बनेगी. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 5, नॉट दिस 4th एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे सिर्फ वो एक कंबाइंड एक्सपेरिमेंट है, एक ही इंजन पे दोनों हो रहा है. एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हम सिर्फ ब्रेक पावर और फ्यूल एफिशिएंसी पे ही फोकस कर रहे हैं और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पे. हीट बैलेंस शीट हम बनाएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में. मेजर एयर फ्लो फॉर अबव पीरियड एंड मेजर इट्स क्वांटिटी. एयर फ्लो कैसे मेजर करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन ऑल दैट विल कम इन एक्सपेरिमेंट नंबर 5. कूलिंग वाटर भी किस तरह से होगा वो सब कुछ भी एक्सपेरिमेंट नंबर 5. रिपीट स्टेप्स 4 to 9 फॉर डिफरेंट लोड्स ऑफ वैल्यू. अब एक बार फॉर एग्जांपल आपने 20 kg लटका दिया, फिर रीडिंग ले लिया, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाओ, 32 kg, 50 kg, 60 kg, धीरे धीरे आप वेट बढ़ाते जाओ, और हर लोड देने के बाद थोड़ी देर उसको स्टेडी कंडीशन पे चलने दो, एंड देन यू विल टेक डाउन द रीडिंग्स. And then unload the engine, stop the engine, allow the cooling water to flow for some time. This is important. Allow the cooling water to flow for some time after stoppage of engine. जब आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है, आप इंजन को रोक देते हो, तो आपको इमीडिएटली कूलिंग वाटर नहीं रोकना है. जैसे कि कूलिंग वाटर स्टार्ट किया था, मैंने इंजन स्टार्ट किया था, तब जैसे टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगा, वैसे ही इंजन बंद कर रहे हैं तो वापस उसको ठंडा भी तो करना है. तो कूलिंग वाटर को आपको कंटिन्यू रखना है, उसको तुरंत बंद नहीं कर देना. अगर कूलिंग वाटर रोक दिया तो कूलिंग क्या होगा, इंजन की टेम्परेचर बहुत हाई था और आपने सडनली कूलिंग वाटर भी रोक दिया, इंजन भी बंद कर दिया, तो वो इक्विपमेंट्स जल्दी ठंडे नहीं हो पाएंगे, जल्दी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएंगे. तो उसकी वजह से इंजन की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ सकता है, कोई एक आध पार्ट ख़राब भी हो सकता है. और दूसरी चीज़, ये जो आप कह रहे हैं ना, इंजन स्टार्ट करने के बाद उसको मैंने कहा कि आपको थोड़ी देर नॉर्मल चलने देना है, सो दैट वो जल्दी से नॉर्मल उसकी वर्किंग टेम्परेचर पे पहुंच जाए. तो उसके लिए आप दूसरा एक ये कर सकते हो, टाइम कम लगे उसके लिए, कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हो तो इमीडिएटली कूलिंग वाटर सप्लाई ना दें, क्योंकि इंजन है कौन से टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे. तो उसको स्टार्ट करके अगर कूलिंग वाटर भी दे दिया साथ में साथ, तो क्या हो रहा है, इंजन हीटअप होने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम कूलिंग वाटर उसको ठंडा कर रहा है. तो व्हाट यू कैन डू, इंजन स्टार्ट कर दो, कूलिंग वाटर की सप्लाई मत दो, इमीडिएटली मत दो. थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट भी अगर इंजन को बिना कूलिंग वाटर के चलाओगे तो कोई इशू नहीं है, वो थोड़ा हीटअप हो जाएगा, फिर कूलिंग वाटर आप स्टार्ट करो, तो जो भी है आपका टेम्परेचर जो इंजन का राइज होना था वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसको कूलिंग नहीं मिल रही थी. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग. क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी सी ज़्यादा देर भी चला दिया तो क्या हो जाएगा, इंजन ओवर हीट हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस. इस तरह की चीज़ें आप एक बार इन्वॉल्व होते हैं ऐसी चीज़ों में, उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उसके बेसिस पे आप जजमेंट ले सकते हो इंजन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि इसको कितनी देर बिना कूलिंग वाटर के चला सकते हैं और उसने में ये हीटअप हो जाएगा. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग जो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद या काफ़ी टाइम बाद समझ में आती हैं, बट इनको आपको इनिशियली अप्लाई नहीं करना होता, बिकॉज दिस इज़ रिस्की फॉर द इंजन. अगर कूलिंग वाटर नहीं मिल रहा है, इंजन चले जा रहा है, तो वो ओवर हीट होकर जाम हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा, इंजन पूरा बिगड़ सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सच थिंग्स. Obtain the required details above engine fuel, complete the calculations. We will see the calculations in the second video. Draw these graphs. ये सारे ग्राफ्स भी हम ड्रॉ करेंगे, ब्रेक वर्सेस फ्यूल कंजम्पशन के, ब्रेक पावर वर्सेस स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के, और ब्रेक पावर वर्सेस ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. इन तीनों ग्राफ्स को भी हम प्लॉट करेंगे और नेक्स्ट टाइम देखेंगे. तो चलिए, ये तो आपका पार्ट 1 ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये लेक्चर को, ये लैब यहीं पे ख़त्म करते हैं.